पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको ट्रॉली बस रहती थी, विदेशों में है, तो मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो विचारों में है कि दिल्ली मुंबई को, दिल्ली जयपुर तक हम लोग एक लेन को पूरी केबल लगा दें। और जैसे रेलवे का इंजन चलता है, अभी रेलवे को भी ग्रीन हाइड्रोजन पर इंजन चलते हैं, लंदन में है, यूके में ट्रेन चल रही है ग्रीन हाइड्रोजन पर। तो हमारी ट्रेन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने का दिन अब दूर नहीं है। तो अब मैंने उनको कहा कि ये हाईवे पे ट्रक 40 टन का ट्रक ऊपर में इलेक्ट्रिक लग जाएगी, और दिल्ली से मुंबई जो ट्रक अभी 48 आवर्स लगते हैं, नहीं 48 नहीं 60 आवर्स लगते हैं, वो ट्रक 24 घंटे में 22 घंटे में दिल्ली से मुंबई चला जाएगा। अब लोग बोलते तुम टोल क्यों लेते हो? अशोक जी मुझे पूछ रहे थे, भाई आप अगर दिल्ली का मुंबई का ट्रक 60 घंटे के बजाय अगर 20 घंटे में पहुंच जाएगा, 22 घंटे में पहुंचेगा, तो डीजल कम नहीं लगेगा, समय की बचत नहीं होगी। महीने में 4 ट्रिप 5 ट्रिप मार रहे तो 8 ट्रिप मारेंगे तो ज्यादा भाड़ा नहीं मिलेगा। तो फिर हमने टोल लिया तो क्या मिला? हम भी कर्जा निकाल के रोड बना रहे हैं। आप बोलोगे हम टोल नहीं देंगे तो हम रोड नहीं बनाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर आप रोड कैसे बनाएंगे? अब आपको यहाँ इस होटल में आपने कॉन्फ्रेंस ली तो किराया दिया होगा ना, ये 5 स्टार होटल है ना, यहाँ का चाय 300 रुपए कप मिलता है। अगर अशोक जी चाहते तो रामलीला मैदान पर बिठा देते सबको, तो फुकट में हो जाता है। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और ये कोई भुर्दंड नहीं है। अगर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाओगे, कितने पहले 8 घंटे लग रहे थे ना, 10 घंटे लग रहे थे, तो 8 घंटे का पेट्रोल डीजल गेयर बदल बदल के ब्रेक मार मार के जा रहे हो, समय भी बचेगा पेट्रोल भी बचेगा, उसका थोड़ा बहुत हमको दो। तो ये कोई भुर्दंड नहीं है, ये चार्ज नहीं है। और इसलिए अभी हम इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इसका भी काम मेरे पास है, और अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। करीब हिल एरिया जो है वहां हम लोग ऐसे ऐसे डीजल से रोड से फूकते हुए जाते हैं, इसके बजाय डायरेक्ट 5-7 मिनट में ऊपर चले जाएंगे। तो बड़े प्रमाण पर अभी हिमाचल प्रदेश में 15 रोपवे बना रहे। तो ये मुझे आपको यही कहना है कि इसमें भी काफी पोटेंशियल है। और आने वाले समय में हमने गंगा में, मैं था, हमने जलमार्ग बनाया, और मेरा सपना था कि सोनीपत और पानीपत में भी यमुना को शुद्ध करने के लिए मैंने प्रोजेक्ट डाले, वो भी पूरे हुए। दिल्ली को 6000 करोड़ रुपए दिए यमुना की गंदगी पानी दूर, वो भी प्रोजेक्ट लगभग पूरे होते आए। और मैंने उस समय वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग बनाया, 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके। हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है, और बाद में ब्रह्मपुत्र में पूरा ड्रेजिंग कर दिया, और बांग्लादेश में जाकर वहां के प्रधानमंत्री जी के रिक्वेस्ट पर 250 किलोमीटर जाकर मुंगली पोर्ट तक भी रोड बना दिया, वाटरवेज, वहां भी ड्रेजिंग कर दिया। अब मेरी कल्पना आई थी कि केशव मौर्य जी मेरे पास आए, पीछे पड़े कि वाराणसी को प्रयागराज से जोड़ो, तो वो भी मैंने 1.5 मीटर 2 मीटर का ड्रेजिंग कर दिया। अब इलाहाबाद से यमुना जो होती है, गंगा और यमुना का संगम है, वहां से ड्रेजिंग करके अगर हम दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से होकर पानीपत सोनीपत से शुरू करके अगर यमुना में ड्रेजिंग करेंगे, तो मेरी कल्पना ये थी कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट, यहां का माल पानी से जाए। अब लगभग 70% काम मैंने कर दिया, यमुना केवल बाकी रही। वो भी वर्ल्ड बैंक में मैंने सबमिट किया था रिपोर्ट, अब वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। पर आप समझे कि मैं जो बात कह रहा हूं वो कितने आपके फायदे की है। अगर आप रोड से जाते तो 10 रुपए खर्चा, रेलवे से जाते तो 6 रुपए खर्चा, और पानी से जाते तो 1 रुपए खर्चा। और वो बार्ज को अगर मैंने एलएनजी पे कन्वर्ट कर दिया, या कोयले से जो मिथेनॉल बनता है, जो डीजल का, वो 16 रुपए लीटर है, तो वो अगर उस पर अगर हमारा इंजन आ गया, ऑलरेडी इंजन है उसके, तो हमारा खर्चा 50 पैसे होगा। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की 16-17% है, चाइना की 8 से 10% है, और यूरोपियन कंट्रीज की 12% है, अगर ये हमारी 10% आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट दुगना होगा और हम इकोनॉमिकली वायबल होंगे। तो ये जलमार्ग प्रयागराज तक तो हुआ है, इलाहाबाद तक, और स्वाभाविक रूप से अभी गंगा में भी जहाज चलने लगे हैं।
तो मेरी कल्पना थी कि हमारे यहाँ एमपीबीएस सी प्लेन हमने लाया था उस समय भी, ये जो सरदार सरोवर के लिए बीच में वो शुरू हुआ था, तो ऑलरेडी वो बहुत पोटेंशियल का है। तो वो कल्पना ये थी कि ये दिल्ली में यमुना में हवाई जहाज उड़ेगा और 15 मिनट के अंदर आगरा के पीछे, ताजमहल के पीछे उतर जाएगा, 1 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वही एमपीबीएस सी प्लेन में उड़ जाएंगे और हम लोग फिर मथुरा अपना दिल्ली आकर उतर जाएंगे और यहाँ से एयरपोर्ट से 2 घंटे में ताजमहल देखना हो जाएगा। तो कितने टूरिस्ट जाएंगे? अभी एमपीबीएस सी प्लेन भी कोई बड़े 18 करोड़ का प्लेन है, आप लो उसको, 18 करोड़ में 18 सीटर है, मालदीव में है, आप में से बहुत लोग मालदीव गए होंगे। और एमपीबीएस सी प्लेन यानी एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है और पानी पे भी उतरता है। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में सब सेक्टर में टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन हो रहा है और टेक्नोलॉजी से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के बाद एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होंगे, रोजगार निर्माण होंगे तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और दोनों बढ़ेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, जो अलग अलग सेक्टर में है, उसका सेक्टर वाइज आप लोग जरूर अध्ययन करिए। हमारे डेवलपमेंट का यही रोड मैप है कि हमको विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर, महाशक्ति बननी है, आर्थिक पावर, और देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। आप जो बिजनेस करते हो, कभी कभी लोग जो पैसा कमाते हैं उनके प्रति समाज में घृणा फैलाने वाले भी कुछ लोग होते हैं। मैं कहता हूं ये वेल्थ क्रिएटर नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। आप कितने लोगों को रोजगार देते हो, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसलिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर, वेल्थ क्रिएटर, ये सब करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। वी हैव कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट वी हैव, बट वी डोंट हैव इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप जन्म से ही मिलती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट।